जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का डीके राज क्लासेस में। दोस्तों, परीक्षा के अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आज की यह वीडियो सुपरफास्ट आपके लिए हम लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और सब्सक्राइब, लाइक एंड अधिक से अधिक दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाते रहिए और शेयर करते रहिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह क्लास 7 का अतीत से वर्तमान भाग 2 NCERT है। इसमें NCERT का भी जो है, इससे छोटा क्वेश्चन जो भी रहेगा उसे भी लास्ट में देख लेंगे। अध्याय 1, कहाँ, कब और कैसे। भारत देश में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में बाबर के वंशज औरंगजेब के समय हुआ था। यानी भारत देश में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाबर और के वंशज औरंगजेब के समय हुआ था। मुगल वंश संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया। सबसे पहले बिहार शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में एक इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने किया था। यानी सबसे पहले बिहार शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में किसने किया था? यह एक इतिहासकार था जो कि मिन्हाज ए सिराज ने किया था। पुस्तक तबकात ए नासरी, यह मिन्हाज ए सिराज द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारतीय विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। मिन्हाज ने अपनी इस कृति को गुलाम वंश के शासक नासरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। यानी इस पुस्तक मोहम्मद गौरी की भारतीय विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। और मिन्हाज ने अपनी इस कृति को गुलाम वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया। मिन्हाज सिराज ने बौद्ध बिहार की इस भूमि को अर्ज बिहार का नाम दिया था। मिन्हाज सिराज ने बौद्ध बिहार की इस भूमि को अर्ज बिहार का नाम दिया था। अकबर ने बिहार को एक प्रांत के रूप में गठित किया और मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था। मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था। सबसे पहले कागज 100 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया। सबसे पहले कागज जो है 100 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया था। 13वीं शताब्दी के आसपास विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री जहाज़ों का चुंबकीय कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किया था। और 14वीं शताब्दी में सुल्तान ने फिरोजाबाद दिल्ली में एक मीनार पर अनेक 76 घड़ियों, एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी लगवाया जिससे समय की सही सूचना दी जा सके। 14वीं शताब्दी में सुल्तान ने फिरोजाबाद दिल्ली में एक मीनार पर अनेक नक्षत्र घड़ियों, एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी लगवाया जिससे समय की सही सूचना दी जा सके। बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में दरिया साहब का नाम उल्लेखनीय है। इनका जन्म शाहाबाद जिले के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। पटना जिले के मनेर के प्रसिद्ध हजरत सरफुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत थे। यानी बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में दरिया साहब का नाम उल्लेखनीय है। इनका जन्म शाहाबाद जिले के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। पटना जिले के मनेर के प्रसिद्ध हजरत सरफुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत थे। अभिलेखागार ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है और राष्ट्रीय प्लस राज्य सरकार दोनों के अभिलेखागार होते हैं। अभिलेखागार ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। राष्ट्र प्लस राज्य सरकार दोनों के अभिलेखागार होते हैं। राजतरंगिणी, यह कलहर कश्मीर के इतिहास के बारे में तथा वहाँ के राजवंशों के बारे में बताता है। राजतरंगिणी जो है यह पुस्तक कलहर कश्मीर के इतिहास के बारे में तथा वहाँ के राजवंशों के बारे में बताता है। तहकीकात हिंद, यह अलबरूनी द्वारा लिखा गया तारीख उल हिंद यानी
तहकीकात-ए-हिंद अल-बुरूनी, तारीख-ए-हिंद भी कहा जाता है। उस समय के रीति रिवाज, धर्म आदि पर विस्तृत एवं प्रामाणिक जानकारी मिलती है। तबकात-ए-नासिरी, मिन्हाज-ए-उस-सिराज एवं मोहम्मद गौरी गुलाम वंश के शासन पर विस्तृत हुआ था। तारिख-ए-फिरोजशाही, यह जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखा गया था और तुगलक वंश की राजनीतिक घटनाओं की चर्चा की गई इस पुस्तक में। तारिख-ए-फिरोजशाही, जियाउद्दीन बरनी, इस पुस्तक में तुगलक वंश की राजनीतिक घटना क्रम की चर्चा की गई है। अकबरनामा, अकबरनामा या अबुल फजल अकबर के काल में शासन काल में राजनीतिक का चित्रण मिलता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी अनुवाद बाबरनामा कहलाया। बाबर और जहांगीर दो ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपनी जीवनी खुद से लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, जिसकी फारसी अनुवाद बाबर नाम कहलाया। बाबर और जहांगीर दो ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपनी जीवनी खुद से लिखी। इब्न बतूता, अफ्रीका मोरक्को मार्कस पुस्तक रेहला, विश्व यात्रा के दरमियान वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के ने यह भारत आया और 14 वर्ष रहा। दिल्ली के काजी भी से नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता, अफ्रीका मोरक्को मार्कस पुस्तक रेहला, विश्व यात्रा के दरमियान वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में यह भारत आया, 14 वर्ष रहा। दिल्ली के काजी भी से नियुक्त किया गया था। सिक्कों का अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों का अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। शेरशाह या सासाराम, रोहतास जिला में। शेरशाह सासाराम, यह रोहतास जिला में है। मनेर में मखदूम शाह दौलत का समाधि भवन एक उच्च कोटि के कला का उदाहरण है। मनेर में मखदूम शाह दौलत का समाधि भवन एक उच्च कोटि के कला का उदाहरण है। वेंकटपुर का शिव मंदिर के लिए राजा मान सिंह ने आर्थिक सहायता प्रदान की। वेंकटपुर का शिव मंदिर के लिए राजा मान सिंह ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर का निर्माण का यश भी राजा मान सिंह को जाता है। रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर के निर्माण का यश भी राजा मान सिंह को प्राप्त है। एसामी ने अपनी पुस्तक फतह उस सलातीन में लिखा, सुल्तान को दहली बालों पर संदेह था। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की बात की और दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया, जो निश्चित ही जनता को बेवजह परेशान करने वाला फैसला था। एसामी ने अपनी पुस्तक फतह उस सलातीन में लिखा, सुल्तान को दहली बालों पर संदेह था। जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की बात की और दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया, जो निश्चित ही जनता की बेवजह परेशानी करने वाला फैसला था। अध्याय 2, नए राज्य एवं राजाओं का उदय। राष्ट्रकूट दंतिदुर संस्थापक राजधानी मानेकशॉ थी। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंतिदुर और इसका राजधानी मानेकशॉ थी। विदर्भ यह महाराष्ट्र का हिस्सा है। विदर्भ महाराष्ट्र का हिस्सा है और कलिंग उड़ीसा का। बिहार एवं बंगाल के प्रथम शासक गोपाल का चयन प्रजा के स्वयं गोपाल को राजा चुना। बिहार एवं बंगाल के प्रथम शासक गोपाल का चयन प्रजा ने स्वयं गोपाल को राजा चुना। चोल वंश संस्थापक विजयालय। चोल वंश संस्थापक कौन था? यह विजयालय था और इसकी राजधानी उदयपुर। चोल वंश राजधानी कहाँ थी? उदयपुर। और चिन्ह क्या था चोल वंश का? यह बाघ था, बाघ। कन्नौज के लिए संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर, प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल ने किया। लड़ते लड़ते इन तीनों का पतन हो गया। कन्नौज के लिए संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर, प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल ने किया। लड़ते लड़ते इन तीनों का पतन हो गया। तारीख-ए-हिंद पुस्तक के लेखक अल-बुरूनी। तारीख-ए-हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अल-बुरूनी। सामंतवादी व्यवस्था, भूमि के स्वामित्व और उससे संबंधित सेवा वर्ग कुछ शर्त पर आधारित व्यवस्था को सामंत व्यवस्था कहते हैं। सामंतवादी व्यवस्था को प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता है।
सामंतवादी व्यवस्था की भूमि के स्वामित्व और उससे संबंधित सेवा पर कुछ शर्त पर आधारित इस व्यवस्था को सामंत व्यवस्था कहते हैं। और सामंतवादी व्यवस्था में प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। गुर्जर गुर्जर वंश संस्थापक या शासक नागभट्ट प्रथम था। गुर्जर वंश का प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम था और नागभट्ट प्रथम को राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने पराजित किया था। नागभट्ट प्रथम को राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने पराजित किया था। नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार वंश के राजा थे। नागभट्ट प्रथम जो है ये प्रतिहार वंश के राजा थे जिन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। स्थानीय स्वशासन चोल शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? या चोल शासन के समय 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। पहला ऊर जनसाधारण की सभा, दूसरा सभा या महासभा वरिष्ठ या ब्राह्मण की, इसे अग्रहार भी कहते हैं। तीसरा नगरम व्यापारी की सभा, तीसरा नगरम यानी व्यापारी की सभा। समिति समिति को बरियम कहते हैं। समिति को बरियम कहते हैं। गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण को अग्रहार कहा जाता था। गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण को अग्रहार कहा जाता था। राजेंद्र चोल अपनी सेना को गंगा तक ले गया और वहां से गंगा का पानी लेकर और अपने नए नगर में इस पानी का रखा। यह शहर गंगई कोड बोलपुरम कहलाया। राजेंद्र चोल अपनी सेना को गंगा तक ले गया और वहां से गंगा का पानी लेकर और अपने नए नगर में इस पानी का रखा। यह शहर गंगई कोंड बोलमपुरम कहलाया। राजेंद्र चोल ने एक विशाल सेना का गठन किया था। राजेंद्र चोल ने एक विशाल सेना का गठन किया था। तंजौर विदेश्वर मंदिर चोल शासकों ने बनाया। राजा चोल प्रथम ने बनवाया था। तंजौर विदेश्वर मंदिर चोल शासकों ने बनाया। राजा चोल प्रथम ने बनवाया था। पाल वंश संस्थापक किसे माना जाता है? गोपाल को। 8वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी भारत में बिहार एवं बंगाल के पाल का उदय हुआ। पाल वंश के अन्य शासक गोपाल, धर्मपाल, देवपाल एवं महिपाल था। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी और भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने नालंदा महाविद्यालय वहाँ बिहारों को दान में दे दिया था। नेपाल वंश संस्थापक गोपाल और यह 8वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी भारत में बिहार एवं बंगाल के पाल का उदय हुआ। और पाल वंश के अन्य शासक गोपाल, धर्मपाल, देवपाल एवं महिपाल था। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने नालंदा महाविद्यालय महाविहारों को दान में दे दिया था। उदनपुरी मठ की स्थापना बिहार शरीफ में पाल वंश शासक गोपाल ने करवाया था। उदनपुरी मठ की स्थापना बिहार शरीफ पाल वंश के शासक गोपाल ने करवाया था। महमूद गजनी आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित एक छोटा सा राज्य है। महमूद गजनी आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित एक छोटा सा राज्य है। महमूद गजनवी अफगानिस्तान का शासक था। महमूद गजनवी जो है यह अफगानिस्तान का शासक था। यह सन 1010 और 1025 के बीच महमूद उत्तर भारत के केवल उन नगरों पर आक्रमण किया जिनमें बहुत से संपन्न मंदिर मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज, वृंदावन और सोमनाथ। कुल 17 बार भारत पर आक्रमण मोहम्मद गजनी ने किया था। मोहम्मद गजनी आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित एक छोटा सा राज्य था। महमूद गजनवी अफगानिस्तान का एक शासक था और सन 1010 और 1025 के बीच महमूद ने उत्तर भारत के केवल उन नगरों पर आक्रमण किया जिनमें बहुत से संपन्न मंदिर मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज, वृंदावन और सोमनाथ सभी को लूट लिया। और कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी ने। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हुआ और सोमनाथ मंदिर यह गुजरात में स्थित है। उद्देश्य 1 धन लूटना, दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। महमूद गजनवी के आक्रमण के लगभग 150 साल बाद तुर्की का आक्रमण का दूसरा चरण उत्तरी भारत में प्रारंभ हो गया। शाहनामा पुस्तक रचयिता यह फिरदौसी थे। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हुआ और सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। उद्देश्य 1 धन लूटना, दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। महमूद गजनवी के आक्रमण के लगभग 150 साल बाद तुर्की का आक्रमण का दूसरा चरण
उत्तरी भारत में प्रारंभ हो गया और शाहनामा पुस्तक रचिता फिरदौसी थी। मोहम्मद गौरी का मुख्य उद्देश्य धन को लूटना था। मोहम्मद गौरी का मुख्य उद्देश्य धन को लूटना था। मोहम्मद गौरी ने धन प्राप्त करने के लिए स्थानीय शासन स्थापित करने की योजना बनाई। अतराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और विजय मोहम्मद गौरी जिसमें पराजित हुआ था। अतराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। और एक नया शहर राजेंद्र चोल अपनी सेना को गंगा नदी तक ले गया। वहां से गंगा का पानी लेकर और अपने नए नगर में इस पानी को रखा। यह शहर गंगई कोंड चोलपुरम के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गौरी का मुख्य उद्देश्य धन को लूटना था और मोहम्मद गौरी ने धन प्राप्त करने के लिए स्थानीय शासन स्थापित करने की योजना बनाई। अतराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। अतराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच, जिसमें भी मोहम्मद गौरी की विजय हुई। और एक नया शहर राजेंद्र चोल अपनी सेना को गंगा नदी तक ले गया। वहां से गंगा का पानी लेकर और अपने नए नगर में सभी पानी को रखा। यह शहर गंगाई कोंड चोलपुरम के नाम से जाना जाता है। चोलपुरम। राजेंद्र का दूसरा अभियान श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण मलाया प्रायद्वीप तथा सुमंत्रा के देशों में हुआ था। इस अभियान में उसने जल तथा थल सेना का उपयोग किया। राजेंद्र का दूसरा अभियान श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण मलाया प्रायद्वीप तथा सुमंत्रा के देशों में हुआ था। इस अभियान में उसने जल तथा थल सेना का उपयोग किया। बृहदेश्वर का मंदिर तंजावुर अभिलेख उत्तर मेरूर अभिलेख तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर का मंदिर तंजावुर अभिलेख या उत्तर मेरूर अभिलेख तमिलनाडु में है। अध्याय 3 तुर्क अफगान शासक। एक प्रारंभिक तुर्क शासक 1206 से 1290। प्रारंभिक तुर्क शासक 1206 से 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक शासनकाल 1206 से 1210 और इल्तुतमिश 1210 से 1236। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240। रजिया सुल्तान 1236 से 1240। बलबन 1266 से 1287 ईस्वी तक रहा था। बलबन शासन का 1266 से 1287 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद खिलजी बल, जैसे गुल खिला तुसाला, मैंने पहले गुलाम बन, उसके खो से खिलजी बन, सा से सैयद वंश, ला से लोधी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन था खिलजी वंश का। इसमें जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक। तुगलक वंश, तुगलक वंश का टोटल शासन रहा 1320 से 1414 ईस्वी तक। इसमें गयासुद्दीन तुगलक ने किया था 1320 से 1324 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 ईस्वी तक। मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351 ईस्वी तक और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक। उसके बाद आ गया सैयद वंश। सैयद वंश शासन का 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। इसका संस्थापक खिजर खान था। और उसके बाद लोधी वंश, लोधी वंश संस्थापक 1451 से 1526 ईस्वी तक था और इसका पहला शासक बहलोल लोधी था, जो 1451 से 1489 ईस्वी तक रहा था। बहलोल लोधी शासनकाल 1451 से 1489 तक। उसके बाद इब्राहिम लोधी शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी तक रहा। ये सब इस जाति बुक के अनुसार है दोस्तों। गुलाम वंश संस्थापक शासनकाल 1206 से 1290। गुलाम वंश के शासन का 1206 से 1290 ईस्वी तक था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम सेना नायक था और भारत प्रदेशों के देखभाल के लिए नियुक्त इसे मोहम्मद गौरी ने किया था। गुलाम वंश संस्थापक 1206। गुलाम वंश संस्थापक 1206 ईस्वी में हुआ था और यह कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बखश भी कहा जाता था। इसे लाहौर में अपनी राजधानी बनाकर शासन किया था, यानी लाखों का दान देने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक।
कि अपनी राजधानी लाहौर में अपनी बनाया था अपने शासनकाल में। 2.5 दिन का झोपड़ा मंदिर का निर्माण 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में करवाया था। 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में करवाया था। और 2210 ईस्वी में चौगना खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 2210 ईस्वी में चौगना खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने मात्र 8 माह शासन किया था। और आराम शाह की हत्या करके 2210 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकार आराम शाह हुआ, जिसने मात्र 8 माह शासन किया। आराम शाह की हत्या करके 2210 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तुर्क राज्य को भारत में वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को प्राप्त है। अल्तमश इल्तुतमिश का मूल नाम था। तुर्क राज को भारत में वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को प्राप्त है। अल्तमश इल्तुतमिश का मूल नाम है। शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने चलाया था। शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने चलाया था। चांदी का टाका और तांबे का जीतल नाम का सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया था। यानी चांदी का टाका और तांबे का जीतल नाम का सिक्का इल्तुतमिश ने चलवाया था। इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि खलीफा से प्राप्त की। इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि खलीफा से प्राप्त की। इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान थी, जो वह बेटी थी। इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान थी, जो उसकी बेटी थी। और प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान बनी थी। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान बनी थी। तुर्क राज्य को सुदृढ़ स्थिति प्रदान करने का काम बलबन द्वारा किया गया। इन शासकों को ममलुक भी कहा जाता है। बलबन को रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया। खिलजी वंश शासनकाल था 1290 से 1330 ईस्वी। और दोस्तों स्पीड कम लग रहा होगा, आप स्पीड बढ़ा कर भी देख सकते हैं। और इसका PDF आप टोटल हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी लेना चाहते हैं, लगभग 221 पेज का है, जिसे आप लोगों में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत कम शुल्क में। खिलजी वंश के शासनकाल 1290 से 1330 ईस्वी। 1290 ईस्वी में एक खिलजी सेनानायक ने ममलुक वंश के अंतिम सुल्तान कैकोबाद को दिल्ली की गद्दी से हटाकर एक नए राजवंश खिलजी वंश की स्थापना की। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। यानी 1290 ईस्वी में एक खिलजी सेनानायक ने ममलुक वंश के अंतिम सुल्तान कैकोबाद को दिल्ली की गद्दी से हटाकर एक नए राजवंश खिलजी वंश की स्थापना की। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश के संस्थापक प्रसिद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हुआ। इसने उत्तर भारत में कई अभियान किए। खिलजी वंश के प्रसिद्ध शासक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हुए, जिसका उत्तर भारत में कई अभियान किया था। क्षेत्र गुजरात के राजा करण, रणथंभौर, हम्मीदेव, मेवाड़ राणा रतन सिंह, मालवा महलक देव, जालौर कान्हन देव। गुलाब मालिक काफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना दक्षिण भारत भी भेजी और विजय प्राप्त की। गुलाम मलिक काफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना दक्षिण में भारत भी भेजी और विजय प्राप्त की। क्षेत्र हारा हुआ और देवगिरी रामचंद्र देव, तेलंगाना प्रतापरुद्र देव, होयराल राज्य बीरबल नाल और सांडे राज सुंदर पांडे। हालांकि जितने भी क्षेत्र को दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने जीता, उस पर उसने सीधे शासन करना सही नहीं समझा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी से दक्षिण भारत काफ़ी दूर था और वहाँ से शासन करना संभव नहीं था। इसी कारण दक्षिण भारत में राजाओं को उसने राज्य लौटा दिया और अपने नियंत्रण में शासन करने को कहा, और इसके बदले एक निश्चित कर
दक्षिण भारत के राजा उनको भेजा करते थे। ठीक इसी के विपरीत तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत के सीधे नियंत्रण में लेकर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी दक्षिण भारत काफ़ी दूर था और वहाँ से शासन करना संभव नहीं था। इसी कारण दक्षिण भारत के राजाओं को उसने राज लौटा दिया और अपने नियंत्रण में शासन करने को कहा और उसके बदले एक निश्चित कर दक्षिण भारत के राजा उनको भेजा करते थे। ठीक इसी के विपरीत तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत से सीधे नियंत्रण में लेकर कर लिया। मालिक काफूर को हजार दिनारे भी कहा जाता था क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा था। यानी मलिक काफूर को 1000 दिनारे भी कहा जाता था क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा था। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तान का कार्यकाल देखा। इसका मूल नाम मोहम्मद खुसरो था। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तान के कार्यकाल देखा। इसका मूल नाम मोहम्मद खुसरो था। घोड़ा दागने व सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की। घोड़ा दागने एवं सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की। खिलजी निकता प्रथा समाप्त किया था। खिलजी निकता प्रथा समाप्त की। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1294। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल 1290 से 1294 था और अलाउद्दीन खिलजी अब 1294 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1294 से 1316 ईस्वी था। तुगलक वंश शासनकाल 1320 से 1414। तुगलक वंश शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी था। तुगलक वंश संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था। नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक गियासुद्दीन तुगलक था। नहरों को निर्माण करवाने वाला पहला शासक गियासुद्दीन तुगलक था। नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक ने बिछाया था। नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक। तुगलकनामा के लेखक कौन था? अमीर खुसरो। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह लगाया था। और तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन था। तारिक फिरोज शाही पुस्तक के लेखक बरनी थे। तारिक फिरोज शाही पुस्तक के लेखक बरनी थे। मोहम्मद बिन तुगलक 1370 ईस्वी में देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया और उसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। मोहम्मद बिन तुगलक 1370 ईस्वी में देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया और उसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोटी कृषि विभाग नामक नया विभाग बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोटी कृषि विभाग नामक नया विभाग बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने भूमि लगान की उपज दर अधिक कर दिया और लगभग उपज का आधा भाग वह लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भूमि लगान की उपज दर अधिक कर दिया और लगभग उपज का आधा कर वह लेता था। सैयद वंश 1414 से 1451। सैयद वंश 1414 से 1451। सैयद वंश संस्थापक कौन था? खिजर खान। सैयद वंश संस्थापक खिजर खान। और खिजर खान तैमूर लंग का सेनापति था। खिजर खान तैमूर लंग का सेनापति था। सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था। सैयद वंश का अंतिम शासक शाह आलम शाह था। तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा पर सैयद वंश एवं लोधी वंश के शासकों ने कार्य किया। तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा पर सैयद वंश एवं लोधी वंश के शासकों ने कार्य किया। लोधी वंश 1451 से 1526। लोधी वंश 1451 से 1526। सिकंदर लोधी ने आगरा को एक नई राजधानी बना और 1504 ईस्वी में स्थापना किया था। सिकंदर लोधी ने आगरा को एक नई राजधानी बनाया और 1504 ईस्वी में स्थापना की। और बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन किया था। बहलोल सिक्के का प्रचलन किसने किया था? बहलोल लोधी। चौधरी लगभग 100 गांव का प्रधान होता था। यानी 100 गांव का प्रधान कौन होता था? चौधरी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ जिसमें बाबर विजय हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ जिसमें बाबर का विजय हुआ। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी
एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी ने दिया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी ने दिया था। और सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हुआ था। सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हुआ था। गुलाम वंश। गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश संस्थापक खिज्र खान। लोदी वंश संस्थापक बहलोल लोदी। गुलाब वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश गियासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश खिज्र खान और लोदी वंश बहलोल लोदी। मंगोल का खतरा। 1219 ईस्वी में मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में ट्रांस ऑक्सियाना उज्बेकिस्तान पर हमला किया था। अनिल की 1219 ईस्वी में मंगोलों ने चंगेज खान नेतृत्व में ट्रांस ऑक्सियाना उज्बेकिस्तान पर हमला किया था। अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दिल्ली पर मंगोल के आक्रमण बढ़ गए। अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दिल्ली पर मंगोल का आक्रमण बढ़ गए। सैनिक विभाग दीवान अर्ज का प्रमुख अधिकारी आरिज मुमालिक था। सैनिक विभाग दीवान अर्ज का प्रमुख अधिकारी आरिज मुमालिक था। दागा हुलिया प्रथा सैनिक को नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। दागा या हुलिया प्रथा सैनिक को नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार एवं नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरुआत की थी? यह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 48 जीतल का एक टांका आज के चांदी के 1 रुपये के बराबर है। यानी जीतल का एक टांका आज के चांदी के 1 रुपये के बराबर है। अलाउद्दीन खिलजी के समय लगभग 15 किलोग्राम के बराबर 1 मन होता था। अलाउद्दीन के खिलजी के समय लगभग 15 किलोग्राम के बराबर 1 मन था। अपने उपाय को सफल बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी विभिन्न विभागों के विभिन्न लोगों को नियुक्त किया था, जो निम्न है। अपने उपाय को सफल बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी विभिन्न विभागों में विभिन्न लोगों को नियुक्त किया था, जो निम्न है। बाजार नियंत्रण किसने किया? सहना। बाजार नियंत्रण सहना। खुफिया अधिकारी बरीद। खुफिया अधिकारी बरीद। मुनिहान गुप्तचर। मुनिहान गुप्तचर। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने के लिए आज की कागजी मुद्रा की तरह सांकेतिक सिक्के चलाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने के लिए आज की कागजी मुद्रा की तरह सांकेतिक सिक्के चलाए थे। इतिहासकार बर्नी ने शोक प्रकट करते हुए लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को ऊंचे पद प्रदान किए। इतिहासकार बर्नी ने शोक प्रकट करते हुए लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को ऊंचे पद प्रदान किए। अध्याय 4 मुगल साम्राज्य। तैमूर लंग का आक्रमण 1398 से 1399 था। तैमूर लंग का आक्रमण 1398 से 1399 था। फिरोज शाह तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का पतन शुरू हो गया। फिरोज शाह तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का पतन शुरू हो गया। मुगल जाति से तुर्क और 2 महान मध्य एशियाई राजवंशों की वंशज थी। मुगल जाति से तुर्की और 2 महान मध्य एशियाई राजवंशों की वंशज थी। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी, पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। हालांकि मुगल अपने आप को तैमूर का वंशज ही मानते थे। मुगल जाति से तुर्क और 2 महान मध्य एशियाई राजवंशों की वंशज थी। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान की उत्तराधिकारी, पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। हालांकि मुगल अपने आप को तैमूर का वंशज ही मानते थे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था, जिसका पिता उमर शेख मिर्जा थे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था, जिसका पिता उमर शेख मिर्जा था। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की।
बाबर ने 1507 में बादशाह उपाधि धारण की थी। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया और पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाना का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। चीनी यात्री महुआन से बंगाल से रेशम कीड़े पालने की जानकारी प्राप्त होती है। चीनी यात्री महुआन से बंगाल से रेशम कीड़े पालने की जानकारी प्राप्त होती है। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 इब्राहिम लोदी था। खनवा का युद्ध 1527 चित्तौड़ के शासक राणा संगा के साथ हुआ था। खनवा का युद्ध 1527 में चित्तौड़ के शासक राणा संगा के साथ हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 चंदेरी के शासक मेदिनी राय द्वारा हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में चंदेरी के शासक मेदिनी राय। घाघरा का युद्ध 1529 महमूद अफगानों के साथ। घाघरा का युद्ध 1529 महमूद अफगानों के साथ हुआ था। बाबर स्वयं अपनी आत्मकथा में हिंदुस्तान के विषय में लिखता है। बाबर स्वयं अपनी आत्मकथा में हिंदुस्तान के विषय में लिखता है। बाबर उत्तर पश्चिमी सीमा से होकर भारत आया था। बाबर जो है किस सीमा से होकर भारत आया था? उत्तर पश्चिमी सीमा से होकर। बाबर अपनी उदारता के लिए कलंदर को उपाधि मिली थी। यानी कलंदर को उपाधि किसे मिला था? बाबर को मिला था। किस लिए? अपनी उदारता के लिए। बाबर खनवा युद्ध विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर जो है खनवा युद्ध विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। करीब 48 वर्ष की आयु में 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में और लगभग 48 वर्ष की उम्र में और आगरा में। आगरा के आराम बाग में बाबर को दफनाया गया था। बाबर कहाँ दफनाया गया था? आगरा के आराम बाग में। बाबर को बाद में काबुल में उनके द्वारा चुने गए स्थान पर उसको दफनाया गया था। यानी बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था, उसके बाद बाबर को बाद में काबुल में उनके द्वारा चुने गए स्थान पर उनको दफनाया गया था। अब बाबर की मातृभाषा क्या थी? तुर्की थी। हुमायूं हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था जो बाबर के मरने के बाद बादशाह बना। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपना नामक नए नगर की स्थापना की। यमुना नदी के तट पर हुमायूं का 2 प्रमुख युद्ध हुआ था। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपना नामक नए नगर की स्थापना की। यमुना नदी के तट पर हुमायूं का 2 प्रमुख युद्ध हुआ। एक चौसा का युद्ध 1539 हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। चौसा युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी हुमायूं और शेरशाह के बीच। दूसरा बेलग्राम का युद्ध 1540 कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। दूसरा बेलग्राम का युद्ध 1540 कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। दोनों युद्धों में हुमायूं का हार हुई। दोनों युद्धों में हुमायूं की हार हुई। और पत्नी हमीदा बानो बेगम, इसकी पत्नी कौन थी? हमीदा बानो बेगम थी। 1 जनवरी 1556 को दीनपना भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु कैसे हो गई थी? 1 जनवरी 1556 को दीनपना भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूंनामा की रचना गुलबदम बेगम जो बाबर की पुत्री थी जो किया था। हुमायूंनामा की रचना किसने किया था? गुलबदम बेगम ने। और गुलबदम बेगम किसकी पुत्री थी? या बाबर की। सम्राट अकबर के आदेश पर हुमायूंनामा की रचना की गई थी। हुमायूंनामा की रचना सम्राट अकबर के आदेश पर किया था। उसके बाद अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ हुआ था? अमरकोट में। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम और अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था और यह जन्म अमरकोट में हुआ था। उसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम थी और बचपन के नाम अकबर का जलाल था। अकबर 13 वर्ष की उम्र में बादशाह बना था। बैरम खान ने अकबर को राजकाज की शिक्षा दी। अकबर का सक्षण भी बैरम खान ही था। यानी बैरम खान ने अकबर को राजकाज की शिक्षा दी। अकबर का सक्षण भी बैरम खान ही था। अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल था। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल था। आइन अकबरी की रचना अबुल फजल द्वारा लिखी गई। आइन अकबरी की रचना
अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। सुलह कुल नीति अकबर ने अपनाई और सभी धर्मों का सम्मान किया। सुलह कुल नीति अकबर ने अपनाई और सभी धर्मों का सम्मान किया। दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था जो 1582 में। दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था 1582 में। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक बीरबल था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक बीरबल था। अकबर के नवरत्न बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, मनसबदार अब्दुल रहीम खान ए खाना, टोडरमल वित्त मंत्री, मानसिंह मनसबदार, मुल्ला दो प्याजा और फकीर अजीउद्दीन। अकबर के नवरत्न कौन कौन थे? बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास और मनसबदार अब्दुल रहीम खान ए खाना, टोडरमल वित्त मंत्री, मानसिंह मनसबदार, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजीउद्दीन। अकबर के समय मनसब एक क्या था? पद था। अकबर के समय मनसब एक पद था। बिहार को सर्वप्रथम अपने समाज में मिलाने वाला मुगल शासक अकबर था। बिहार को सर्वप्रथम अपने समाज में मिलाने वाला मुगल शासक अकबर था। अकबर ने 1576 में बंगाल तथा बिहार को मुगल समाज में मिला लिया। अकबर ने 1576 में बंगाल तथा बिहार को मुगल समाज में मिला लिया। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा निर्माण करवाया था। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा निर्माण करवाया था। दास प्रथा अंत 1562 हुआ। दास प्रथा अंत 1562। अकबर द्वारा लड़ा गया युद्ध हल्दी घाटी युद्ध 1576 महाराणा प्रताप अकबर द्वारा युद्ध हुआ था। अकबर द्वारा लड़ा गया युद्ध हल्दी घाटी युद्ध 1576 से महाराणा प्रताप अकबर द्वारा हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 अकबर और हेमू के साथ हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 हुआ था, अकबर और हेमू के साथ हुआ था। जहांगीर जहांगीर का पुत्र अकबर का पुत्र था। जहांगीर जो है यह अकबर का पुत्र था जो 1605 में गद्दी पर बैठा। इसके बचपन का नाम सलीम था। यानी जहांगीर अकबर का पुत्र था जो 1605 में गद्दी पर बैठा। इसके बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर को न्याय का जंजीर कहा जाता है। जहांगीर को न्याय का जंजीर कहा जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला को स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। जहांगीर का मकबरा रावी नदी के तट पर था। जहांगीर का मकबरा रावी नदी के तट पर था। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस थे। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस थे। अब्दुल रहीम खान ए खाना जहांगीर के गुरु थे। अब्दुल रहीम खान ए खाना जहांगीर के गुरु थे। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किया था। उसके बाद शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। शाहजहां के शासन काल के स्थापत्य कला का स्वर्णयुग माना जाता है। यानी शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग माना जाता है। म्यूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया। म्यूर सिंहासन निर्माण शाहजहां ने करवाया और शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली 1638 में लाया था। शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली 1638 में लाया था। शाहजहां ने लाल किला, ताजमहल आदि जैसे अनेक भवन का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने लाल किला, ताजमहल आदि जैसे अनेक भवन का निर्माण करवाया था। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब ने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब ने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। यह सुन्नी धर्म को मानते थे। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। यह सुन्नी धर्म को मानते थे। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः शुरू किया और अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूला।
औरंगजेब ने जजिया कर पुनः शुरू किया और अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूला। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने दिल्ली में करवा दी। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने दिल्ली में करवा दी। औरंगजेब के शासन काल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू थे। औरंगजेब के शासन काल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू थे। औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी। यानी किस मुगल शासक ने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दिया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है। आलमगीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। एसआरटी पॉइंट। भारत पर बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण हमेशा उत्तर पश्चिम में होता था। मलबाबाज बहादुर 1561 राजधानी मोडू और 1602 में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण अकबर को ढक्कन का अभियान स्थगित करना पड़ा और 1605 में अकबर में मृत्यु हो गई। भारत पर बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण हमेशा उत्तर पश्चिम से होता आया है। और मलबाबाज बहादुर 1561 राजधानी मेडू था और 1602 में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण अकबर को ढक्कन का अभियान स्थगित करना पड़ा और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए तथा बहुसंख्य हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने हेतु 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया। धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए तथा बहुसंख्य हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने हेतु 1563 में तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया। 1564 में जजिया कर लेना बंद कर दिया था। 1564 में जजिया कर लेना बंद कर दिया। और अकबरनामा अबुल फजल 3 भागों में रचना है। अकबरनामा का लेखा अबुल फजल जो 3 भागों में रचना है। अकबर के पूर्वजों के बारे में, दूसरा अकबर के शासन काल का इतिहास, प्रशासन, सेना, राजस्व, साम्राज्य, भूगोल, समकालीन भारतीय संस्कृति परंपराओं का वर्णन है। अकबरनामा अबुल फजल 3 भागों में रचना है। अकबर के पूर्वजों के बारे में, अकबर शासन काल के इतिहास, और तीसरा प्रशासन, सेना, राजस्व, साम्राज्य, भूगोल, समकालीन भारतीय संस्कृति परंपराओं का वर्णन है। मुगल साम्राज्य से संबंधित मूल बिंदु। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव जहांगीर समकालीन थे और महेश दास को बीरबल की उपाधि दी थी। शेरशाह के समय मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावती की रचना की। शेरशाह के समय मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावती की रचना की। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु ने वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और केस, करा, कच्छा, कृपाण, कंगा आदि रखना सिखों के लिए अनिवार्य कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु ने वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और केस, करा, कच्छा, कृपाण, कंगा आदि रखना सिखों के लिए अनिवार्य कर दिया। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। किसानों को उपज के ऊपर कितना कर लिया जाए, इसे अकबर के राजस्व मंत्री तय करते थे। पोजल, या जिस पर हर साल खेती हो, उसे क्या कहते थे? पोजल। प्रति, जिसमें 1 साल के अंतर पर खेती, उसे क्या कहते हैं? प्रति। यानी जिसमें 1 साल के अंतर पर खेती होती हो, उसे प्रति कहते हैं। चापर, जिसमें कुछ अंतराल पर बुआई होती है। बंजर, लंबे समय तक बिना बुआई वाला जमीन। चापर, जिसमें कुछ अंतराल पर बुआई होती है। बंजर, लंबे समय तक बिना बुआई वाला जमीन। लोगों का आम जनजीवन। मुगल काल। तुजू के बावरी में बाबर ने लिखा, किसान तथा निम्न वर्ग के लोग करीब करीब नंगे रहते थे। इसके बाद लंगोट का वर्णन है जो पुरुष पहनते थे। महिला साड़ियों का वर्णन उससे अपनी पुस्तक में किया। यानी तुजू के बावरी में बाबर ने लिखा, किसान तथा निम्न वर्ग के लोग करीब करीब नंगे रहते थे। इसके बाद लंगोट का वर्णन है जो पुरुष पहनते थे। महिलाओं के साड़ियों का वर्णन उसने अपनी पुस्तक में किया है। सुलह कुल नीति अकबर द्वारा भारत में अपनाई गई। यह धार्मिक नीति जिसमें सभी धर्म के मानने वालों के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया गया।
धार्मिक आस्था के स्तर पर कोई अंतर नहीं। सुलह कुल अकबर द्वारा भारत में अपनाई गई धार्मिक नीति, जिसमें सभी धर्म के मानने वालों के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया गया। धार्मिक आस्था के स्तर पर कोई अंतर नहीं। शाहजहां 1628 में जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठा। शाहजहां 1628 में जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठा। शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो 3 भाई नहीं माना। शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, 3 भाई नहीं माना था। औरंगजेब ने साम्राज्य को विस्तारित करने की कोशिश की। इसके तहत 1663 ईस्वी में अहोम राज्य असम को अपने अधीन किया था। औरंगजेब ने साम्राज्य को विस्तारित करने की कोशिश की। इसके तहत 1663 ईस्वी में अहोम राज्य असम को अपने अधीन किया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा। 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने किया और दिल्ली को तहस नहस कर दिया। नादिर शाह अपने साथ शाहजहां द्वारा बनवाया गया तख्त ए ताउस, मयूर सिंहासन और उसमें लगा कोहिनूर हीरा भी ले गया। 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने किया और दिल्ली को तहस नहस कर दिया। नादिर शाह अपने साथ शाहजहां द्वारा बनवाया गया तख्त ए ताउस, मयूर सिंहासन और उसमें लगा कोहिनूर हीरा भी ले गया। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अकबर जो है मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। मनसबदारी मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासन प्रणाली थी, जिसे अकबर ने आरंभ किया। और मनसब मूलतः अरबी शब्द है। पद रैंक शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। सभी सैन्य तथा असैन्य अधिकारियों की महसब निश्चित थी, जो अलग अलग हुआ करती थी। मनसबदारी जो था एक अकबर काल में प्रचलित एक प्रशासन प्रणाली थी, जिसे अकबर ने आरंभ किया। और मनसब मूलतः अरबी शब्द है। मनसब एक अरबी शब्द है। यह पद रैंक शासकीय आधारित अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता है। सभी सैन्य तथा असैन्य अधिकारियों की महसब निश्चित थी, जो अलग अलग हुआ करती थी। अध्याय 5 शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले, धार्मिक स्थल। मध्यकाल में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ मौजूद थी। एक नागर शैली, दूसरा द्रविड़ शैली, दूसरा नाम द्रविड़ शैली का विमान शैली, और तीसरा बेसर शैली। मध्यकाल में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ थी। एक नागर शैली, दूसरा द्रविड़ शैली जिसका दूसरा नाम विमान शैली था, और तीसरा बेसर शैली। नागर शैली का प्रचलन हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच की धरती में पाया जाता है। नागर शैली का प्रचलन हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच की धरती में पाया जाता है। द्रविड़ शैली कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच की भूमि में अपनाई गई थी। द्रविड़ शैली कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच की भूमि में अपनाई गई थी। बेसर शैली विंध्य पहाड़ों और कृष्णा नदी के बीच के प्रदेश से संबंध रखती है। बेसर शैली विंध्य पहाड़ों और कृष्णा नदी के बीच के प्रदेश से संबंध रखती है। नागर शैली यह वर्गाकार आधार पर निर्मित होती है। द्रविड़ शैली की मंदिर आयताकार आधार पर निर्मित होती है। नागर शैली से निर्मित मंदिर के शीर्ष पर्वत समान होते हैं। द्रविड़ शैली से बने मंदिर के शिखर पिरामिड या प्रिज्म आकार के होते हैं। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश का निर्माण राजा मिहिर भोज ने करवाया था। तेली मंदिर ग्वालियर का निर्माण राजा मिहिर भोज ने करवाया था। तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली से निर्मित है।
तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली से निर्मित है। जगन्नाथ मंदिर या पुरी उड़ीसा नागर शैली से निर्मित हुआ है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है, यह नागर शैली से निर्मित हुआ है। खजुराहो मंदिर या मध्य प्रदेश नागर शैली में निर्मित है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश या नागर शैली में निर्मित है। लिंगराज मंदिर यह उड़ीसा के भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है जो कलिंग शैली से निर्मित है। लिंगराज मंदिर यह भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है जो कलिंग शैली से निर्मित है। गर्भगृह मंदिर के केंद्रीय भाग में मूर्ति स्थापित जहाँ होता है। गर्भगृह मंदिर के केंद्रीय भाग मूर्ति स्थापित जहाँ होता है। मीनाक्षी मंदिर यह द्रविड़ शैली से बना है, यह मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली से बना है, यह मदुरई में स्थित है। दक्षिण भारत में अधिकतर मंदिर द्रविड़ शैली से विकसित है। दक्षिण भारत में अधिकतर मंदिर द्रविड़ शैली से विकसित है। तंजौर के बिदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित है। तंजौर के बिदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित है। कोणार्क सूर्य मंदिर कलिंग शैली से निर्मित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कलिंग शैली से निर्मित है। बिहार में तुर काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बयाग का मकबरा है, जो 1353 में बना। सूफी संत मलिक इब्राहिम। बिहार में तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बयाग का मकबरा है, जो 1353 में बना और सूफी संत मलिक इब्राहिम था। तुर्की की भव्य इमारत कुतुब मीनार है। इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया और सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और कुल ऊंचाई 71.4 मीटर और पहले मंजिल का निर्माण ऐबक ने करवाया था और अगले 3 मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इसका मीनार का शीर्ष वज्रपात या बिजली गिरने के कारण टूट गया और बाद में मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाया और इसमें एक मंजिल और जोड़ा। और कुतुब मीनार का निर्माण लाल बालू पत्थर तथा संगमरमर का निर्माण हुआ और इस्लाम शैली का इस्तेमाल करके है। तुर्की की भव्य इमारत कुतुब मीनार है। इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया और सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया। कुल ऊंचाई 71.4 मीटर है और पहले मंजिल का निर्माण ऐबक ने करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक और अगले 3 मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया और इसका मीनार का शीर्ष वज्रपात या बिजली गिरने के कारण टूट गया और बाद में इसका मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाया और इसमें एक मंजिल और जोड़ा। और कुतुब मीनार का निर्माण लाल बालू पत्थर तथा संगमरमर का निर्माण से हुआ और यह इस्लाम शैली का इस्तेमाल करके है। मेहराब वैज्ञानिक विधि पर पहली बार प्रयोग कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा देखते हैं। मेहराब वैज्ञानिक विधि पर पहली बार प्रयोग कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा में देखते हैं। बिहार शरीफ में स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बयाग का मकबरा, तेलहरा का मस्जिद, बेगहू जाम की मस्जिद तुर्क अफगान शैली से निर्मित है। बिहार शरीफ में स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बयाग का मकबरा, तेलहरा का मस्जिद, बेगूह जाम की मस्जिद तुर्क अफगान शैली से निर्मित है। अटाला मस्जिद या जौनपुर में, अटाला मस्जिद कहाँ या जौनपुर में है। बिहार में तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बयाग का मकबरा है। 1353 में दिल्ली के तुगलक शैली का प्रभाव प्रेरणा तुगलक शासक गयासुद्दीन के मकबरे से है। मलिक इब्राहिम प्रसिद्ध सूफी संत है। इस मकबरे का निर्माण उनके लड़के सैयद दाऊद द्वारा किया गया था। मलिक इब्राहिम प्रसिद्ध बिहार में तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बयाग का मकबरा है। यह 1353 में दिल्ली के तुगलक शैली का प्रभाव प्रेरणा तुगलक शासक गयासुद्दीन के मकबरे से है और मलिक इब्राहिम प्रसिद्ध सूफी संत थे। इस मकबरे का निर्माण उनके लड़के सैयद दाऊद द्वारा किया गया।
मुगल कला का आरंभिक रूप बागों के निर्माण में दिखता है। बाबर इसका शुरुआत किया था। एतमादुद्दौला के मकबरा में पहली बार पितरा, दूरा तथा रंगीन पत्थरों से पच्चीकारी का प्रयोग किया। एतमादुद्दौला के मकबरा में पहली बार पितरा, दूरा तथा रंगीन पत्थरों से पच्चीकारी का प्रयोग किया गया। एतमादुद्दौला नूरजहां का पिता था। एतमादुद्दौला यह नूरजहां का पिता था। शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहांबाद नामक नवीन नगर की स्थापना 1638 में की और प्रशासनिक भवन के रूप में लाल किला का निर्माण कराया। शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहांबाद नामक नवीन नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की और प्रशासनिक भवन के रूप में लाल किला का निर्माण कराया। औरंगजेब ने लाल किला में मोती मस्जिद एवं पत्नी की याद में महाराष्ट्र में औरंगजेब में बीबी का मकबरा बनवाया। औरंगजेब ने लाल किला में मोती मस्जिद एवं पत्नी की याद में महाराष्ट्र में औरंगजेब में बीबी का मकबरा बनाया। मुगल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 में निर्मित शाह दौलत खान मनेर स्थित मकबरा है, जहांगीर के समय में बिहार प्रांत पति इब्राहिम खान काकर ने बनवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। मुगल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 में निर्मित शाह दौलत खान मनेर स्थित मकबरा है, जहांगीर के समय में बिहार प्रांत में इब्राहिम खान काकर ने बनवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। बिहार के सासाराम में 3 मकबरों का निर्माण 16वीं शताब्दी में शेर शाह और उसके पुत्रों ने बनवाया। यह अफगान शैली से निर्मित है। बिहार के सासाराम में 3 मकबरों का निर्माण 16वीं शताब्दी में शेर शाह और उसके पुत्रों ने बनवाया। यह अफगान शैली से निर्मित है। महाबोधि मंदिर यह बिहार में नागर शैली में से बने हुए मंदिर का सबसे अच्छा उदाहरण है। महाबोधि मंदिर बिहार में नागर शैली से बने हुए मंदिर का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रमुख स्थल निर्माणकर्ता बुलंद दरवाजा यह अकबर बनवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर। अकबर का किला अकबर। अकबर किला अकबर। हुमायूं नामा का मकबरा हाजी बेगम। हुमायूं नामा का मकबरा हाजी बेगम ने। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां। एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? यह नूरजहां ने बनवाया था। और ताजमहल ये शाहजहां। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। लाल किला शाहजहां। लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां। अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी ने। अटाला मस्जिद निर्माण किसने करवाया था? अटाला मस्जिद निर्माण इब्राहिम शाह सरकी। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। कोणार्क मंदिर नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क मंदिर नरसिंह देव प्रथम। आरामबाग बाबर। जगन्नाथ मंदिर गंगदेव। जगन्नाथ मंदिर गंगदेव। आगरा फोर्ट अकबर ने। आगरा फोर्ट अकबर ने करवाया था। अध्याय 6 शहर व्यापारी एवं कारीगर। बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीर लिखा। बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीर लिखा। वृंदावन उत्तर प्रदेश। माउंट आबू राजस्थान। और सोमनाथ मंदिर कहाँ? गुजरात में। वृंदावन कहाँ? उत्तर प्रदेश। माउंट आबू राजस्थान और सोमनाथ गुजरात में। मुगल काल में रुपया और दाम मुख्य मुद्रा थे। मुगल काल में रुपया और दाम मुख्य मुद्रा थी। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर मुगल राजधानी दिल्ली आया था। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर मुगल राजधानी दिल्ली आया था। ढाका का मलमल सार संसार में अपनी बारीकी के लिए प्रसिद्ध है। ढाका का मलमल सार संसार में अपनी बारीकी के लिए प्रसिद्ध है। ये सब दोस्तों VVI प्रश्न है, यह बहुत बार पूछा गया इस अध्याय से। दक्षिण भारत में कांचीपुरम एवं मछलीपट्टनम सूती वस्त्र निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। दक्षिण भारत में कांचीपुरम एवं मछलीपट्टनम सूती वस्त्र निर्माण के मुख्य केंद्र थे। खंभात के रेशमी कपड़े की मांग इतनी अधिक थी कि अलाउद्दीन खिलजी को उसके बिक्री नियंत्रण करनी पड़ी थी। खंभात की रेशमी कपड़े की मांग इतनी अधिक थी कि अलाउद्दीन खिलजी को उसकी बिक्री नियंत्रण करनी पड़ी थी। कश्मीर ऊनी शाल के लिए विख्यात था। कश्मीर किसके लिए विख्यात था? यह ऊनी शाल के लिए विख्यात था। बर्तनों पर सोने चांदी के सुंदर जराव कार्य के लिए
बीदर प्रसिद्ध थी। बर्तनों पर सोने चांदी के सुंदर जराऊ कार्य के लिए बीदर प्रसिद्ध थी। यानी बर्तनों पर सोने चांदी के सुंदर जराऊ कार्य के लिए बीदर प्रसिद्ध थी। कांच के बनी चोलकालीन मूर्तियों कारीगरी शिल्पकारी का उत्कृष्ट नमूना है। कांच की बनी चोलकालीन मूर्तियाँ कारीगरी शिल्पकारी का उत्कृष्ट नमूना है। चोल कांच मूर्तियाँ लुप्तमोम विधि से बनाई जाती है। चोल कांच मूर्तियाँ लुप्तमोम विधि से बनाई जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अंतर्गत कई व्यापारी एक साथ मिलकर साझेदारी में कंपनी बनाते हैं। किसी भी व्यापारिक गतिविधि से जुड़े लाभ हानि में वे सभी बराबर के साझेदार होते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अंतर्गत कई व्यापारी एक साथ मिलकर साझेदारी में कंपनी बनाते हैं। किसी भी व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े लाभ हानि में वे सभी बराबर की साझेदारी होते थे। 4 ईस्वी में औरंगजेब का पोता अजीम उस समय बिहार का सूबेदार था। अजीम ने पटना को एक नए ढंग से बसाया और इसे अजीमाबाद नाम दिया था। 4 ईस्वी में औरंगजेब का पोता अजीम उस समय बिहार का सूबेदार था। अजीम ने पटना को एक नए ढंग से बसाया और इसे अजीमाबाद नाम दिया गया। लोदियों का मोहल्ला लोदी कटरा था। मुगल सेना के अधिकारी जहाँ रहते थे वह मुगलपुरा कहलाता था। मुगल सेना के अधिकारी जहाँ रहते थे मुगलपुरा कहलाता था। और शेरशाही परिवार के रहने की जगह को कैम्बासिको कहते थे। और शेरशाही परिवार के रहने की जगह को कैम्बासिको कहते थे। उलेमा, साहित्यकार, कवि, शायक का मोहल्ला मैदाने फासद था। उलेमा, साहित्यकार, कवि, शायक का मोहल्ला मैदाने फसाहत था। सद उस सुदूर मुख्य न्यायाधीश का निवास स्थान सदर गली था। सदर उस सुदूर मुख्य न्यायाधीश का निवास स्थान सदर गली था। औरंगजेब द्वारा पटना सिटी के गुलजार बाग मोहल्ले में गंगा नदी के किनारे एक व्यापारिक कोठी 1620 में बनाई गई थी। औरंगजेब द्वारा पटना सिटी के गुलजार बाग मोहल्ले में गंगा नदी के किनारे एक व्यापारिक कोठी 1620 में बनाई गई। पटना से अंग्रेज सोरा प्राप्त करते थे। पटना से अंग्रेज जो है सोरा प्राप्त करते थे क्योंकि यूरोप में इसकी खूब मांग थी और इससे बारूद बनाया जाता था। पटना से चावल और चीनी बंगाल के बाजारों में जाता था। पटना से चावल और चीनी बंगाल के बाजारों में जाता था। और पटना के निकट लखावर कपड़ा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। पटना के निकट लखावर जो एक जगह है यह कपड़ा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। 1620 से 1621 ईस्वी में अंग्रेज द्वारा पटना में रेशम से धागे बनाने के कारखाने निर्माण किया गया था। और 1580 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने टकसाल सिक्के बनाने का केंद्र की स्थापना की थी। 5 ईस्वी में अजीम के समय में यहाँ बनाए गए सिक्कों पर अजीमाबाद शब्द का प्रयोग किया था। 5 ईस्वी में अजीम के समय में यहाँ बनाए गए सिक्कों पर अजीमाबाद शब्द का प्रयोग किया। गुजरात में जैन व्यापारियों का बोलबाला था। और पश्चिम भारत व्यापार का प्रमुख केंद्र था। व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पश्चिम भारत। 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आने वाला एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने भारतीय बाजारों का वर्णन किया। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाला एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने भारतीय बाजारों का वर्णन किया। पुर्तगाल भारत में व्यापारिक पट स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय देश बना। पुर्तगाली भारत में व्यापारिक पट स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय देश बना। पुर्तगाल ने अपने मजबूत एवं श्रेष्ठ जहाजी शक्ति का इस्तेमाल कर हिंद महासागर से लाल सागर के समुद्री मार्ग पर एकाधिकार जमा लिया। पुर्तगाल ने अपने मजबूत एवं श्रेष्ठ जहाजी शक्ति का इस्तेमाल कर हिंद महासागर से लाल सागर के समुद्री मार्ग पर एकाधिकार जमा लिया। 17वीं शताब्दी में यूरोप के अन्य देश इंग्लैंड, हॉलैंड,
डच एवं फ्रांस के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। 17वीं शताब्दी में यूरोप के अन्य देश इंग्लैंड, हॉलैंड, डच एवं फ्रांस के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में कोठियों का निर्माण किया। अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में कोठियों का निर्माण किया। भारत में विदेशी व्यापारी आने का क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी है। भारत में विदेशी व्यापारी आने का क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी है। सबसे पहले पुर्तगाली आया और पुर्तगाली ने अब पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में स्थापित किया था। मंदिर नगर तिरुपति, मंदिर नगर कहाँ है? तिरुपति। मंदिर नगर किसे कहा जाता है? तिरुपति को। तीर्थ स्थल पुष्कर, पुष्कर कहाँ? अजमेर में। प्रशासनिक नगर या दिल्ली, प्रशासनिक नगर दिल्ली। बंदरगाह नगर गोवा, बंदरगाह नगर गोवा। और वाणिज्यिक नगर पटना, वाणिज्यिक नगर कहाँ है? पटना, वाणिज्यिक नगर पटना। अध्याय 7 सामाजिक सांस्कृतिक विकास। मध्यकाल में भारत में आकर बसने वाले सबसे महत्वपूर्ण वर्ग मुसलमान था। यानी अध्याय 7 सामाजिक सांस्कृतिक विकास। मध्यकाल में भारत में आकर बसने वाले सबसे महत्वपूर्ण वर्ग कौन था? मुसलमान था। इस्लाम धर्म का अभ्युदय अरब प्रायद्वीप में 7वीं सदी में हुआ था। इस्लाम धर्म का अभ्युदय अरब प्रायद्वीप में 7वीं सदी में हुआ था। 8वीं शताब्दी के आरंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध एवं दक्षिण पश्चिम पंजाब में अरबों का शासन स्थापित हुआ, किंतु अरबों का राजनीतिक वर्चस्व सीमित क्षेत्रों में अल्पकाल तक ही रहा और 1200 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। 8वीं शताब्दी के आरंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध एवं दक्षिण पश्चिमी पंजाब में अरबों का शासन स्थापित हुआ और किंतु अरबों का राजनीतिक वर्चस्व सीमित क्षेत्रों में अल्पकाल तक ही रहा और 1200 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। बिहार में तुर्कों की सत्ता के पहले ही सूफियों का आगमन हो गया था और मनेर में आकर बसने वाले इमाम ताज फकीह बिहार के पहले सूफी संत थे। बिहार में तुर्कों की सत्ता के पहले ही सूफियों का आगमन हो गया था और मनेर में आकर बसने वाले इमाम ताज फकीह बिहार के पहले सूफी संत थे। इस्लाम धर्म का जाति पाति में विश्वास नहीं था और फिर भी हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म को अपनाने वाले उच्च जाति के लोगों को अशरफ और निम्न जाति के लोगों को अजलाफ कहा जाता है। लेकिन अब मुसलमान में भी कोई जाति में लोग कई जाति में बट गए, जैसे शेख, सैयद, मलिक, पठान और अंसारी। इस्लाम धर्म का जाति पाति में विश्वास नहीं था, फिर भी हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म को अपनाने वाले उच्च जाति के लोगों को अशरफ और निम्न जाति के लोगों को अजलाफ कहा जाता है। लेकिन अब मुसलमान में भी कई जाति में लोग बट गए हैं, जैसे शेख, सैयद, मालिक, पठान और अंसारी। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत, यानी भक्ति आंदोलन को आम लोगों तक पहुंचाने का श्रेय तमिल क्षेत्र, दक्षिण भारत के अलवार एवं नैनार संतों तक जाता है। भक्ति आंदोलन को आम लोगों तक पहुंचाने का श्रेय तमिल क्षेत्र, दक्षिण भारत के अलवार एवं नैनार संतों तक जाता है। नैनार एवं अलवार धुमक्कर संत थे जो गांव-गांव जाकर देवी देवताओं की प्रशंसा में भजन कीर्तन करते थे और इन संतों का संबंध नीची जाति के लोगों से भी था। नैनार एवं अलवार धुमक्कर संत थे जो गांव-गांव जाकर देवी देवताओं की प्रशंसा में भजन कीर्तन करते थे। इन संतों का संबंध नीची जाति के लोगों से भी था।
नैनार शिव की उपासना करने वाला, अलवार विष्णु की उपासना करने वाला था। नैनार शिव की उपासना करने वाला, अलवार विष्णु की उपासना करने वाला था। नैनार की संख्या 63 थी। इसमें कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण आदि भी शामिल थे। नैनार की संख्या 63 थी। इसमें कुम्हार, अस्पृश्य यानी जिसे छुआछात बोलते हैं, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण आदि भी शामिल थे। अपपार, अपार, समंदर, सुंदरार, मनिक्कब आदि नैनार संत थे। नैनार संत कौन कौन कहलाते थे? अपार, समंदर, सुनंदरार, मनिक्कब आदि। इनके गीतों के संकलन को तेवरम और तिरुबाचकम कहा जाता था। इनके गीतों के संकलन को तेवरम और तिरुबाचकम कहा जाता था। अलवार संत की संख्या 12, परिअर, लवार एवं पुत्री अंडाल प्रसिद्ध थी। अलवार संत की संख्या 12, परिअर, लवार एवं पुत्री अंडाल प्रसिद्ध थी। भक्ति काल में ही महान दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म केरल में 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। भक्ति काल में ही महान दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म केरल के 8वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। शंकराचार्य ने ईश्वर के प्रति भक्ति के लिए अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शंकराचार्य ने ईश्वर के प्रति भक्ति के लिए अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों मठ: उत्तर में बद्री का श्रम उत्तराखंड, उत्तर में बद्री का श्रम उत्तराखंड, दक्षिण में श्रृंगार तमिलनाडु, दक्षिण में श्रृंगार तमिलनाडु, पूरब में पूरी उड़ीसा गोवर्धन पीठ, पूरब में पूरी उड़ीसा गोवर्धन पीठ, पश्चिम में द्वारिका गुजरात शारदा पीठ, पश्चिम में द्वारिका गुजरात शारदा पीठ। 12वीं सदी के मध्य में बासवना के नेतृत्व में दक्षिण भारत में वीरशैव आंदोलन शुरू हुआ था। 12वीं सदी के मध्य में बासवना के नेतृत्व में दक्षिण भारत में वीरशैव आंदोलन शुरू हुआ था। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। रामानुज के विचारों का प्रभाव दक्षिण भारत से महाराष्ट्र तक फैला है। रामानुज के विचारों का प्रभाव दक्षिण भारत से महाराष्ट्र तक फैला है। महाराष्ट्र के संतों ने भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विठ्ठल स्वामी विष्णु का एक रूप जो श्री कृष्ण के रूप में किया जाता है। महाराष्ट्र के संतों ने भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विठ्ठल स्वामी विष्णु का एक रूप जो श्री कृष्ण के रूप में किया जाता है। इसकी रचनाओं को अभंग कहते हैं। महाराष्ट्र के भक्ति संत का नाम गणेश्वर, महाराष्ट्र के भक्ति संत का नाम गणेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, सक्कुबाई और चोखमेला है। यानी महाराष्ट्र के भक्ति संत का नाम गणेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, सक्कुबाई और चोखमेला है। रामानंद राम भक्त संप्रदाय के प्रवर्तक थे। रामानंद के शिष्य 2 भागों में विभक्त हो गए, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण संप्रदाय के प्रमुख संत तुलसीदास थे और जो रामचरितमानस को उन्होंने अवधी भाषा में लिखा था। रामानंद राम भक्त संप्रदाय के प्रवर्तक थे। रामानंद के शिष्य 2 भागों में विभक्त हो गए, सगुण, निर्गुण। सगुण संप्रदाय के प्रमुख संत तुलसीदास थे और रामचरितमानस को उन्होंने अवधी भाषा में लिखा। मीराबाई का संबंध मेवाड़ एवं मारवाड़ के राजघरानाओं के साथ। मीराबाई दलित वर्ग के रैदास के सिल्या बने। मीराबाई का संबंध मेवाड़ एवं मारवाड़ के राजघरानों से था। मीराबाई दलित वर्ग के रैदास के सिल्या बने। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने शिष्यावस्था में ही संन्यास ग्रहण कर वैष्णव धर्म का सरल और नैतिक रूप प्रस्तुत किया। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने शिष्यावस्था में ही संन्यास ग्रहण कर वैष्णव धर्म का सरल और नैतिक रूप प्रस्तुत किया। कबीर विचारों का संग्रहण बीजक में है। कबीर के विचारों के संग्रहण बीजक में है। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया और सिखों की यह
5वें गुरु थे। कबीर रामानंद के शिष्य, कबीर किसका शिष्य थे? या रामानंद के शिष्य थे। बिहार के संत दरिया साहब, बिहार के संत दरिया साहब, दरिया पंथ का प्रवर्तक दरिया साहब को उनके अनुयायियों द्वारा कबीर का अवतार भी माना जाता है। दरिया पंथ प्रवर्तक दरिया साहब को उनके अनुयायियों द्वारा कबीर का अवतार भी माना जाता है। दरिया साहब विचारों में एकेश्वरवादी भावना थी। दरियावादी साहब विचारों में एकेश्वरवादी भावना थी। ईश्वर को दरिया साहब ने निर्गुण और निराकार माना। ईश्वर को दरिया साहब ने निर्गुण और निराकार माना। गुरु नानक कबीर के समकालीन गुरु नानक थे। गुरु नानक कबीर के समकालीन गुरु नानक थे। भारत में सबसे पहले सूफी खानकाह की स्थापना का श्रेय सुहरवर्दी सिलसिले के संत बहाउद्दीन जकारिया को है। सूफी संतों द्वारा जहां इस्लाम एवं रहस्यवादी चिंतन की शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी भारत में सबसे पहले सूफी खानकाह की स्थापना का श्रेय सुहरवर्दी सिलसिले के संत बहाउद्दीन जकारिया को है। और सूफी संतों द्वारा जहां इस्लाम एवं रहस्यवादी चिंतन की शिक्षा प्रदान की जाती है, और गुरु को पीर एवं शिष्य को मुरीद कहा जाता था। और गुरु को पीर एवं शिष्य को मुरीद कहा जाता था। फुलवारी शरीफ यानी खानकाट, यह मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा लिखित कुरान प्रति सुरक्षित है। फुलवारी शरीफ खानकाट यह मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा लिखित कुरान प्रति सुरक्षित है। इस खानकाह में अरबी फारसी भाषाओं की जानकारी प्राप्त करने राजा राम मोहन राय आए थे। फुलवारी शरीफ खानकाह यहाँ मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा लिखित कुरान प्रति सुरक्षित है। इस खानकाह में अरबी फारसी भाषाओं की जानकारी प्राप्त करने राजा राम मोहन राय आए थे। खानकाह लाइब्रेरी 400 वर्ष पुराना है। खानकाह लाइब्रेरी 400 वर्ष पुराना है। भारत का सबसे लोकप्रिय सिलसिला चिश्ती था। इसकी स्थापना अजमेर में शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई। चिश्ती सिलसिले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय निजामुद्दीन औलिया को जाता है। सिलसिले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय निजामुद्दीन औलिया को जाता है। बिहार में फिरदौसी सिलसिले के संतों में हजरत मखदमू शराफुद्दीन याहिया मनेरी का विशेष महत्व है। बिहार में फिरदौसी सिलसिले के संतों में हजरत मखदमू शराफुद्दीन याहिया मनेरी का विशेष महत्व है। बिहार शरीफ में मनेरी साहब का मजार दरगाह है। बिहार शरीफ में मनेरी साहब का मजार दरगाह है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? यह अजमेर में है। इन संतों का संबंध किस जगह से है? निजामुद्दीन औलिया दिल्ली। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली। शंकरदेव असम। शंकरदेव असम। नामदेव पंजाब। नामदेव पंजाब। मीराबाई राजस्थान। मीराबाई राजस्थान। संत दरिया साहब बिहार। संत दरिया साहब बिहार। अलवार और नैनार दक्षिण भारत के संत थे। अलवार और नैनार यह दक्षिण भारत के संत थे। अध्याय 8 क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष। अध्याय 8 क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष। भाषा एवं साहित्य। विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु साहित्य को विकास हुआ था। विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु साहित्य को विकास हुआ। अब बहमनी राज्य में मराठी प्रशासन की भाषा रही। और बंगाल में शासक नुसरत शाह ने रामायण और महाभारत का बंगाल अनुवाद कराया था। अलाउल ने जैनपुर के मल्लिक मोहम्मद जयसी द्वारा हिंदी में रचित पद्मावत का बंगाल में अनुवाद किया। और इस काव्य में अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ अभियान को आधार बनाकर एक प्रेम कहानी लिखी। अलाउल ने जैनपुर के मलिक मोहम्मद जयसी द्वारा हिंदी में रचित पद्मावत का बंगाल में अनुवाद किया। इस काव्य में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान को आधार बनाकर एक प्रेम कहानी लिखी। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। इसके नायक राम थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। इसके नायक राम थे। और बिहार की भाषा में मैथिली भाषा सबसे उन्नत एवं विकसित है। यह तिरहुत क्षेत्र के दरभंगा प्रमंडल में बोली जाती है। बिहार की भाषा में मैथिली भाषा सबसे उन्नत एवं विकसित है।
यह तिरहुत क्षेत्र के दरभंगा प्रमंडल में बोली जाती है। विद्यापति मैथिली के एक प्रसिद्ध कवि थे। विद्यापति मैथिली के एक प्रसिद्ध कवि थे। अकबर के राज दरबार में जसवंत और दशावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्होंने फारसी कहानियों को चित्रित किया। महाभारत और अकबर नामा जैसे ग्रंथों की चित्रकारी इन्हीं को सौंपी गई। अकबर के राज दरबार में जसवंत और दशावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्होंने फारसी कहानियों को चित्रित किया और महाभारत और अकबर नामा जैसे ग्रंथों की चित्रकारी इन्हीं को सौंपी गई। बिहार में संगीत। पटना में ख्याल और ठुमरी को विशेष लोकप्रिय मिली है। पटना में ख्याल और ठुमरी को विशेष लोकप्रियता मिली। बिहार में चिंतामणि नामक एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए जिन्हें बिहारी बुलबुल की उपाधि प्रदान की गई है। बिहार में चिंतामणि नामक एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए जिन्हें बिहारी बुलबुल की उपाधि प्रदान की गई। उर्दू की लिपि फारसी है। फारसी के विकास के लिए लाहौर पहला केंद्र बना। उर्दू की लिपि फारसी है और फारसी के विकास के लिए लाहौर पहला केंद्र बना। उर्दू का शाब्दिक अर्थ शिविर या खेमा है। उर्दू का शाब्दिक अर्थ शिविर या खेमा है और उर्दू की उत्पत्ति 11वीं शताब्दी में हुई थी। दोस्तों, अध्याय 9 भागिए नहीं, आई वीडियो और शेष है। यह क्लास 7 का है। इसके बाद क्लास 8, 9, 10, 11, 12 यानी 12 क्लास तक का टोटल SCRT और NCERT जो भी पुस्तक हो सभी को बारी बारी ख़त्म करेंगे। और जो भी न्यू व्यूअर वो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आप DK क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। अध्याय 9। 18वीं शताब्दी में नई राजनैतिक संरचनाएं। 18वीं शताब्दी में जिन नए राज्यों को उदय हुआ उनमें सबसे प्रमुख राज्य बंगाल, अवध और हैदराबाद था। यानी 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं। 18वीं शताब्दी में जिन नए राज्यों को उदय हुआ उनमें सबसे प्रमुख राज्य बंगाल, अवध और हैदराबाद था। तकाबी ऋण, किसानों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला ऋण। इसका उद्देश्य पैदावार को बढ़ाना होता था। तकाबी ऋण, किसानों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला ऋण। इसका उद्देश्य पैदावार को बढ़ाना होता था। सवाई जयसिंह, यह 1681 से 1743 सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक। वह एक विख्यात खगोलशास्त्री था। इस क्षेत्र में उसकी गणना बहुत हद तक सही थी। उसने आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा और उज्जैन में पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई। सवाई जयसिंह 1681 से 1743 सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक। वह एक विख्यात खगोलशास्त्री था। इस क्षेत्र में उसकी गणना बहुत हद तक सही थी। उसने आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा और उज्जैन में पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई। यूनानी रेखागणित, यूक्लिड की पुस्तक रेखागणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद भी किया है। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग में हुआ। दादाजी गुरु कोंडदेव, शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु रामदास था। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु रामदास था। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी बना। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था को सहयोग देने के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह था जिसे अष्टप्रधान कहते थे। शिवाजी प्रशासनिक व्यवस्था को सहयोग देने के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह था जिसे अष्टप्रधान कहते थे। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद पेशवा था। बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा था। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद पेशवा था और बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा था। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को शिवाजी के विरुद्ध सैनिक अभियान किया और दूसरा अभियान आमेर शासक जयसिंह के नेतृत्व में किया गया था। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को शिवाजी के विरुद्ध सैनिक अभियान किया और दूसरा अभियान आमेर शासक जयसिंह के नेतृत्व में किया गया था। शिवाजी ने रायगढ़ के किले में एक स्वतंत्र राजा के रूप में विधिवत राज्याभिषेक करवाया था। शिवाजी ने रायगढ़ के किले में एक स्वतंत्र राजा
के रूप में विधिवत राज्याभिषेक करवाया। चौथ, मराठों द्वारा पड़ोसी राज्य क्षेत्रों पर हमला नहीं किए जाने के बदले लिया गया उपज का 25% था। चौथ, मराठों द्वारा पड़ोसी राज्य क्षेत्रों पर हमला नहीं किए जाने के बदले लिया गया उपज का 25% था। सरदेशमुखी, मराठों के बड़े जमींदारों परिवारों सरदेशमुखी के द्वारा लोगों के हितों की रक्षा के लिए बदले में लिया गया उससे धन 9% या 10% था। सरदेशमुखी या मराठों के बड़े जमींदारों परिवारों सरदेशमुखी के द्वारा लोगों के हितों की रक्षा के लिए बदले में लिया गया उससे धन 9% या 10% थी। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जो 1761 सदाशिव राव हार गया था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा खत्म हो गई। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा खत्म हो गई। सिखों का नेतृत्व शिष्य बंदा सिंह या बंदा बहादुर के हाथ में आया, लेकिन बाद में यह 12 मिसल में बट गया। सिखों का नेतृत्व शिष्य बंदा सिंह या बंदा बहादुर के हाथ में आया, लेकिन बाद में यह 12 मिसल में बट गया। बंगाल के स्वायत्त राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी। यानी बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया था। अध्याय 10, हमारे इतिहासकार। सर यदुनाथ सरकार का जन्म 10 दिसंबर 1870 में हुआ था। यानी कि सर यदुनाथ सरकार का जन्म 10 दिसंबर 1870 में हुआ था। इसकी प्रमुख रचना शिवाजी एंड हिज टाइम्स, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, अंतिम कृति ए मिस्ट्री ऑफ जयपुर। इस पुस्तक को लिखने का अनुरोध सवाई मानसिंह द्वितीय ने किया था। अंतिम कृति ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर, इस पुस्तक को लिखने का अनुरोध सवाई मानसिंह द्वितीय ने किया था। दोस्तों, इसी तरह का अगला वीडियो कक्षा 8 का अतीत से वर्तमान पाने के लिए आप अपने DK राज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो लोगों में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ मैसेज कर बहुत कम शुल्क में प्राप्त कर सकते हैं। टोटल लगभग 221 पेज का PDF है।